नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन। हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट पार्ट वन चैप्टर फोर। ठीक है, चैप्टर फोर का कुछ हिस्सा हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये रिमेनिंग चैप्टर फोर का हिस्सा है। तो लेट अस सी। अब इसमें अगला टॉपिक आता है वेटलैंड इकोसिस्टम का। वेटलैंड क्या होता है? बेसिकली जो गीली जमीन होगी उसको हम वेटलैंड बोल सकते हैं। इट इज इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन जो लैंड है और आपका कोई भी वाटर बॉडी है उसके बीच का। इसमें लेक का लिटोरल, पीरियोडिक फ्लडिंग वाली कंडीशन जहाँ पे होंगी, फ्लड प्लेन्स जहाँ पे बार बार आते हैं, मार्श, स्वैम्प्स, ये सब आएंगे। डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जो भी लो टाइड डेप्थ अगर 6 मीटर को एक्सीड नहीं करती तो उसको हम वेटलैंड के अंदर कंसीडर करेंगे। 6 मीटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, इनलैंड जो लैंड के अंदर मिलेंगी, कोस्टल जो कोस्ट पे मिलेंगी जैसे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, नेचुरल जो नेचर द्वारा बनाई जाती है, मैनमेड जो आदमी के द्वारा बनाई जाती है। इसके फंक्शंस देखें तो फंक्शंस क्या क्या हैं? कॉमन फंक्शंस हैं, ये हैबिटेट प्रोवाइड कराएगा, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा, वाटर को प्यूरिफिकेशन में हेल्प करेगा, फ्लड मिटिगेशन में भी हेल्प करेगा, फ्लड बचाता है क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी स्टोर हो जाता है, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है क्योंकि वेटलैंड से नीचे की तरफ पानी भी जाएगा। फिर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वेटलैंड की। ये वाटरलॉग्ड रहती है फॉर 7 डेज। यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स मिलेंगे, हाइड्रोफाइट प्लांट्स मिलेंगे, हाइड्रिक सॉइल रहेगी जिनमें अडेप्टेशन रहेगी, वो अडेप्टेशन हम आगे देखेंगे। फिर हाइड्रिक सॉइल मिलेगी, पानी का कंटेंट सॉइल में ज्यादा होएगा। और उसके बाद ये लोकल क्लाइमेट को भी स्टेबलाइज करता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो क्लाइमेट स्टेबिलिटी में हेल्प करता है। ये जीन रिजर्वायर का भी काम करेगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोरा और फोना दोनों ही वेरी हाई डेंसिटी में मिलेंगे तो रिजर्वायर का काम करेगा। देन अब हम देखें डिप्लेशन कैसे होता है वेटलैंड्स का। तो कॉमन कि भाई आपने लैंड को कन्वर्ट कर दिया एग्रीकल्चर के लिए, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हो, एक्वाकल्चर करा रहे हो, पॉल्यूशन की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से, या आपने सैंड ही हटा दी फ्रॉम द बेड, या क्लाइमेट चेंज इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज। अब आप इसको रोक कैसे सकते हैं? मिटिगेशन, आर्टिफिशियल आप रिजनरेशन करा सकते हो, एफॉरेस्टेशन के थ्रू वहां पे पेड़ पौधे लगा दिए, यूट्रोफिकेशन एबेटमेंट जैसे कि हमने देखा था राइपेरियन बफर्स हम बनाते थे, तो वैसे हम इसके डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। फिर उसके बाद कंजर्वेशन मेजर्स बाय कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वगैरह हम इसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेक्स आर जनरली, इनको ज्यादा समझा नहीं जाता वैसे, कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती। ओके, और अब हम, सॉरी मैं माइक लगाना भूल गया था। एनीवे, अब लेक और मैंग्रोव्स के डिफरेंसेस हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा इनलैंड इंडियन वेटलैंड्स के बारे में हम देखें तो हमारे पास लगभग 24,000, 23,500, 24,000 के आसपास वेटलैंड है, जिसमें से 4,000 कोस्टल्स है। और ये 18% ऑफ द टोटल एरिया को कवर करती हैं, जिसमें से 70% तो सिर्फ पैडी फील्ड ही है क्योंकि वहां पे वाटरलॉक कंडीशंस रहती हैं। ओके, फिर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान आपका 85-86 में बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करती है। लैंड स्टेट के पास होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो सारा है वो वेटलैंड ही देखेंगे। इसके जो क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन है दे आर सेम एज रामसर। रामसर के जैसे ही, जैसे रेयर और यूनिक स्पीशीज होनी चाहिए, ये एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकल स्पीशीज को सपोर्ट करता हो, 20,000 बर्ड की स्पीशीज हो, या 1% एक इंडिविजुअल स्पीशीज को सपोर्ट करता हो, देन फिश पॉपुलेशन को सिग्निफिकेंटली सपोर्ट करता हो। तो ये इसके क्राइटेरिया में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है एस्चुरी का। एस्चुरी बेसिकली क्या होता है कि आपका फ्रेश वाटर और सी या सॉल्ट वाटर जहां पे मिलेंगे वहां पे बनती है एस्चुरी। ओके, तो ये वाटर बॉडी होती है जहां पे फ्रेश और सॉल्ट वाटर मिलता है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया बोला जाता है। दिन में 1 से 2 बार यहाँ पे वाटर शेड होएगा सी वाटर से, क्योंकि हाई टाइड और लो टाइड जो बनते हैं वहां से वाटर जाएगा आएगा ऐसे चलेगा। देन यहाँ पे वेव एक्शन बहुत ही कम होता है, पानी लगभग रुका हुआ सा ही होता है। और अभी ये मोस्ट पोल्यूटेड हो गए हैं क्योंकि हमारे सी में भी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन भी बढ़ गया है इस वजह से। देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ एस्चुरीज जैसे कि बे, हार्बर, लगून और इनलेट। 4 हमारी तरीके हैं जिससे एस्चुरीज बनती हैं, जैसे कि सी लेवल आपका बढ़ जाए तो बन जाएगी, या सैंड वहां से मूव हो जाए, सैंड बार्स हो जाए तो भी बन जाएगी,
ग्लेशियल प्रोसेसेस से बन जाएगी, टेक्टोनिक प्रोसेसेस से बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है प्रिलिमिनरी में। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, पर आ भी सकता है, ध्यान रखना। हेल्दी एस्चुरी कौन सी होती है? जो हेल्दी एस्चुरी होगी वो नेचुरल वाटर फिल्टर का काम करेगी, गंदगी एस्चुरी में जमा हो जाएगी और फ्रेश वाटर आपको मिल जाएगा। और सैलिनिटी और जो आपकी अमाउंट ऑफ फ्लडिंग है वो डिटरमाइन करती है ग्रोथ को, कि वहां पे कितनी बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ है। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जैसे पोर्ट, हार्बर, नेविगेशन, टूरिज्म, हर तरीके के बेनिफिट है। मेजर एस्चुरीज जो इंडिया की है ये आपको ध्यान रखना है, दे आर ऑन द ईस्ट कोस्ट, बे ऑफ बंगाल की तरफ है। जो हमारा ये है डेल्टा भी हमारे ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा है। वेस्ट कोस्ट पे तो मैक्सिमम एस्चुरी ही बनती है, क्योंकि वहां पे शैलो नहीं है, डीप है। तो पर एस्चुरीज ईस्ट कोस्ट पे वेस्ट कोस्ट से भी ज्यादा बनती है, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है, कहीं गलती से वेस्ट कोस्ट टिक कर दो, ठीक है। अब इश्यूज क्या है एस्चुरीज में? वाटर फ्लो चेंज होता रहता है, पोल्यूशन के इश्यूज है, वाटर क्वालिटी का इशू है, रिक्रिएशन, टूरिज्म, नेविगेशन की वजह से दिक्कतें आती हैं, पोर्ट शिपिंग की वजह से दिक्कत आती है, लैंड यूज की वजह से वहां पे प्रॉब्लम हो रही है, आप बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, रहने के लिए जगह बना रहे हैं, कमर्शियल फिशिंग, फार्मिंग, इन सब के इश्यूज है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इशू आ रहे हैं, ठीक है। और ये कॉमन ट्रिविया है कि स्नेक्स जो है कई बार एग देते हैं और कई बार यंग वंस को भी बर्थ देते हैं। स्नेक रेप्टाइल है बट स्टिल, ओके। उसके बाद हम देखते हैं मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? ये बिल्कुल दे आर करेक्टर लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो आपके एरिया है वहां पे मिलते हैं कोस्ट लाइन के पास, जैसे वेस्ट बंगाल, गुजरात, अपने कोस्टल एरियाज में ही मिलेंगे, ओके। और यहाँ पे जो ग्रोइंग है वो होती है जो आपका हाई टाइड होएगा उससे नीचे नीचे, ओके। एंड देन ये यहाँ पे जो स्पीशीज होंगे वो साल्ट टॉलरेंट रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे साल्ट की कंसेंट्रेशन वेरी हाई। तो अब आपको देखें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेंगी। न्यूमेटोफोर्स, न्यू मींस एयर, ऐसे पोर्स होते हैं प्लांट में जिनकी हेल्प से वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्टिल्ड रूट्स, ऊपर से नीचे रूट्स आती हैं जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। और वीवी पैरी, आपके फ्रूट्स भी ऊपर ही लग जाते हैं और ग्रो भी ऊपर ही कर जाते हैं, उसके ऊपर ही लीव्स लग जाते हैं और वो नीचे आके गिरेगा तो ऑलरेडी ग्रो होता है, ऐसा नहीं होता कि सोयल में जाने के बाद वो गिरेगा। तो वीवी पेरीज फ्रूट पे ऊपर ही सीड जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। कोपाइसिस इनमें मिलते हैं। कोपाइसिस क्या होती है? दीज आर सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, लीव्स में मिलती हैं। और उसके बाद हम देखें तो लोकेशन वाइज कहाँ कहाँ मिलते हैं? गुजरात, रत्नागिरी, गोवा, कावेरी डेल्टा, सारे आपके जो कोस्टल रीजन है, कृष्णा गोदावरी, महानदी, सुंदरबन, अंडमान निकोबार एंड कोरी क्रीक, ये हमारे एरियाज हैं जहाँ पे आपके मैंग्रोव्स मिलते हैं। कोरी क्रीक ये पेलियो डेल्टा है, इंडस का मतलब पुराना डेल्टा है, इंडस का पहले होता था। और मैंग्रोव्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये फायरवुड सप्लाई करते हैं और बाकी फूड, फॉडर, बायोडाइवर्सिटी, कॉमन फंक्शन आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। देन थ्रेट्स भी सेम, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्वाकल्चर, फर्टिलाइजर्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज और ब्ला वटेवर। उसके बाद हम देखें, अब है नेक्स्ट टॉपिक है कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं? जो हार्ड हार्ड सब्सटेंस होता है, इसमें बेसिकली स्ट्रक्चर देखिए, इसमें अंदर की तरफ होता है जूज़ैंथेली जो कि एल्गी होती है, और बाहर की तरफ होता है कोरल पॉलिप, ये होस्ट होता है, ये यहाँ पे एल्गी को होस्ट करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, जबकि ये फोटोसिंथेसिस करके फूड देती है और ये कॉलोनी बनाती है। हमारे कोरल्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। जो कोरल रीफ्स बनते हैं हमारे वो हार्ड कोरल के बनते हैं, एक कोरल के ऊपर दूसरा कोरल जमा होगा, फिर उसके ऊपर एक और जमा होगा, एक और जमा होगा, ऐसे करके कोरल रीफ्स बनेंगे। और आप ये जो सॉफ्ट कोरल होते हैं इसमें सी फैन, गोटेरियन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आपके मेजोरिटी ऑफ जो कोरल्स हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में, कुछ डीप वाटर में भी मिलेंगे। जो कोल्ड रीजन में मिलते हैं इनको हम रोस्ट रीफ बोलते हैं, एग्जांपल है इसका नॉर्वे में, ओके। देन इंडिया में अगर हम देखें तो अराउंड हमारे 1900 किलोमीटर के 1900 किलोमीटर तक के कोरल्स हैं, और इनमें कैपेसिटी टू रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स इज वेरी हाई, एनॉर्मस। इसीलिए कोरल्स को हाईली प्रोडक्टिव बायोडाइवर्सिटी
और इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपका है वो मोस्ट प्रोडक्टिव है लैंड पे। तो ओशियन में जो सबसे प्रोडक्टिव है कोरल्स, उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। ये सवाल आ सकता है। उसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो फ्रिंजिंग, पैच, बैरियर एंड अटोल। अब जैसे फ्रिंजिंग वाले, ये आपका मान लो कुछ माउंटेन या आइलैंड है, ये चारों तरफ सी है, तो फ्रिंजिंग वाला इसके चारों तरफ होएगा। अब इसको हम जैसे जैसे नीचे की तरफ करते जाएंगे वैसे वैसे इसके टाइप्स बदलते जाएंगे। अब ये नीचे की तरफ आएगा तो बैरियर बन जाएगा, उसमें बीच में थोड़ी सी लेक की जगह भी होगी। अगर ये पूरा ही नीचे चला जाएगा तो ये अटोल बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रिंजिंग जो है वो कंटिन्यूस है, अंडमान निकोबार इसका एग्जांपल है। पैच में कहीं कहीं मिलते हैं, इसमें पाल्क बे हो गया अपना, गल्फ ऑफ कच्छ हो गया और मन्नार हो गया। उसके बाद बैरियर के एग्जांपल्स में निकोबार, लक्षद्वीप ये है, यहाँ पे लेगून बनेगा, वाटर बॉडी बनेगी बिटवीन द रीफ एंड द शोर। उसके बाद अटोल है हमारे लक्षद्वीप और निकोबार वाले आपके अटोल में आते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं और ये सेमी सर्कुलर से सर्कुलर इन शेप होते हैं। रिच इन स्पीशीज, तो यहाँ पे हम देखें इसमें ये सीक्वेंस क्या है, इसको याद रख सकते हैं। कमला ट्रिक है इसकी, KMLA, के फॉर कच्छ, बट ये उल्टा करना पड़ेगा। कच्छ, मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान। सबसे ज्यादा अंडमान में, उसके बाद लक्षद्वीप में, फिर मन्नार में, फिर कच्छ में। गल्फ ऑफ मन्नार आपका कहाँ है, तमिलनाडु में नीचे, पाल्क बे, श्रीलंका, रामेश्वरम उधर की साइड। कच्छ कहाँ है, गुजरात में, सबको पता है। फंक्शंस आपके क्या है कोरल्स के, ये इरोजन को प्रिवेंट करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को कैप्चर करते हैं, जैसे CaCO3 और बाकी जो न्यूट्रिएंट है ऑर्गेनिज्म में आके यहाँ पे कैप्चर रह जाएंगे। थ्रेट्स क्या हो रही हैं आजकल एनवायरमेंट चेंज के कारण, ब्लीचिंग, CO2 के कारण, एसिडिफिकेशन के कारण, और इंडस्ट्रीज, ऑयल स्पिल, सबकी वजह से प्लास्टिक पोल्यूशन थ्रेट हो रही है। एंड सो जो अपना एल नीनो, सदर्न ऑक्सीलेशंस होते हैं, वो भी कोरल्स के लिए थ्रेट है। अब अगला टॉपिक है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। जैसे ये कलरफुल होते हैं, तो कोरल ब्लीचिंग इज बेसिकली जब उनका डिस्कलरेशन हो जाता है और पेलिंग हो जाती है तो उसको हम कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। इसमें क्या आएगा, कोरल मर जाएंगे तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस जहां जहां हो रहा था उसकी कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगी, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, आसपास जो उसको खा रहे थे वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म भी कम हो जाएंगे, सब कुछ कम हो जाएगा। सो बट ये रिवर्सिबल है, अगर ज्यादा सीवियर नहीं है तो आपने वहां की कंडीशन चेंज करी, उसको सेव किया, कंजर्व किया, तो इट इज रिवर्सिबल। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं कोरल ब्लीचिंग के? स्ट्रेस, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा तो CO2, टेम्परेचर, एसिडिफिकेशन, सोलर रेडिएशन ज्यादा आ रही है, सब एरियल एक्सपोजर आपका बढ़ गया है, सेडिमेंटेशन ज्यादा हो रहा है तो होएगा, फ्रेश वाटर से डाइल्यूट हो गए, इसके लिए एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्टी वाटर तो चाहिए ही चाहिए। देखो वैसे फ्रेश वाटर अनहेल्दी नहीं होता, बट जो मैरीन ऑर्गेनिज्म उनके लिए तो ऑब्वियसली ये अनहेल्दी है। जैसे ऑक्सीजन है, हम लेते हैं, जीवन देती है, बट ऑक्सीजन अगेन आपका पॉइजनिंग भी कर सकती है। ठीक है, ऑक्सीजन पॉइजनिंग करते हैं अगर आप प्योर ऑक्सीजन लेते हो, इसीलिए हॉस्पिटल्स में भी प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती है। थोड़ा डॉक्टरी का ज्ञान भी आपको दे देते हैं, हल्का फुल्का जो बचा हुआ है 6 साल की UPSC की प्रिपरेशन के बाद। ओके, अब उसके बाद हम देखें जीनोबायोटिक्स, जो बाहर से अगर कुछ एक्सपोजर हो रहा है केमिकल का, जीनो मतलब आउटसाइड, कैल्शियम, ऑयल, इस टाइप का हो गया। एपिजोनोटिक, इनके ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स आ गए, एपी मतलब अबव, जोनोटिक्स ऑर्गेनिजम्स, तो पैथोजेनिक एक्टिविटीज, उसकी वजह से पैची डिस्कलरेशन हो जाएगी यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, तो पैची डिस्कलरेशन हो जाएगा। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आई जस्ट रीड इट आउट, वैसे कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम है कंपास, लिंकेज लैंड ओशन इंटरैक्शन इन कोस्टल जोन। उसके बाद आपके पास है इंटीग्रेटेड कोस्टल मैरीन एरिया मैनेजमेंट, जो चेन्नई, कच्छ और गोवा में है। देन सीकोम, सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, जो प्रोटेक्ट करती है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल मैनेजमेंट, CRZ, ये डिसाइड करते हैं। फिर अपन नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सब आ जाएगा। ओके, ये था आपका चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 5 और 6। मैं वीडियोस छोटे रख रहा हूँ
क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है एडिटिंग और कई चीजों में, कई बार रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाती है, 2 बार वीडियो रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। ओके ओके सो टेक केयर, गुड बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 और 6 में।